दोस्तों बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले अगर हम इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो ये बात बताया गया है कि आप लोग 23 जनवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक इसका फॉर्म भर पाएंगे। जो लोग फॉर्म भर लिए हैं और पेमेंट्स नहीं किए हैं उनके लिए पेमेंट करने का डेट 24 फरवरी 2025 के रात 12 बजे तक दिया जाएगा। जो लोग अपना फॉर्म में कुछ ना कुछ गलत कर दिए हैं, अगर वो एडिट करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए 25 फरवरी 2025 से लेके 6 मार्च 2025 तक फॉर्म एडिट करने का डेट दिया जाएगा। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें जोन वाइज वैकेंसी निकाला जाता है। ओवरऑल टोटल 32,438 पोस्ट पे वैकेंसी है, जिसमें 18 से 36 साल के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको केवल 10वीं पास क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हम जोन वाइज वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो है ना बहुत सारा अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। जैसे असिस्टेंट S&T डिपार्टमेंट है, उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्समैन भी है, ट्रैक मेंटेनर है। तो इस तरह का अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है और हर जोन के हर कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी है। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको rrbapply.gov.in के वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का दो ऑप्शन आएगा। तो अगर आप इससे पहले यानी कि रेलवे आरपीएफ का या रेलवे टेक्नीशियन का या रेलवे लोको पायलट का या रेलवे एनटीपीसी का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है और फिर पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और लॉगिन करना है। अगर आप इससे पहले कोई फॉर्म नहीं भरे हैं रेलवे में तो आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोला जाएगा कि कैंडिडेट्स अगर इससे पहले 2024 में कोई फॉर्म भरे हैं तो वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट में सबसे पहले आपसे आपका नेशनलिटी पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको अपना फुल नेम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर उसी नाम को यहाँ पे रीटाइप नेम में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है? अगर हुआ है तो आप यस करेंगे और आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू चेंज नेम, आपका जो नेम चेंज हुआ है वो क्या है यहाँ पे फिल करेंगे और फिर यहाँ पे रीटाइप न्यू चेंज नेम यहाँ पे बताएंगे। अगर आपका नाम कभी चेंज नहीं हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिर यहाँ पे रीटाइप डेट ऑफ बर्थ में आपको उसी डेट ऑफ बर्थ को फिर से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जेंडर बताना है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपना जेंडर बताइएगा। फिर यहाँ पे रीसिलेक्ट जेंडर है तो फिर से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, वो भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे रीटाइप फादर्स नेम, फिर से आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। और फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। और फिर यहाँ पे आपको रीटाइप मदर्स नेम यानी कि फिर से आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है और फिर नीचे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोनों के सामने जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में लिख देना है। दोनों ओटीपी को दोनों के सामने वाले बॉक्स में फिल कर देना है और फिर नीचे यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन होगा जिसमें यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर इस बॉक्स में फिल कर देना है और नीचे एक डिक्लेरेशन होगा, इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आप आधार ओटीपी वाले बॉक्स में लिख दीजिएगा। आधार ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपके आधार कार्ड में जो आपका फोटो होगा वो फोटो और आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाया जाएगा और नीचे आपका जेंडर दिखाया जाएगा। उसके बाद नीचे में यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड है। क्रिएट पासवर्ड में आपको यहाँ पे एक पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड आपको अपने मन के मुताबिक कोई भी पासवर्ड फिल कर सकते हैं जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो और एक नंबर हो। जो पासवर्ड आप पासवर्ड वाले बॉक्स में फिल करेंगे उसी पासवर्ड को आपको फिर से कंफर्म पासवर्ड में फिल करना है। अगर मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं। इस टाइप से आप पासवर्ड बना लीजिएगा और फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर आप क्लिक कीजिए।
कीजिएगा। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपके पिताजी का नाम, आपके माँ का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ सारा डिटेल्स आपका सही है तो आपके सामने एक डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोसीड का बॉक्स आएगा, इसको टिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना यहाँ पे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा अकाउंट बन चुका है। अब अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे साइन इनटू योर अकाउंट, अब आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी फिल करके आपने अकाउंट बनाया है उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर देना है और फिर जो पासवर्ड आपने बनाया है उस पासवर्ड को फिल कर देना है। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक बॉक्स आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका फॉर्म जो है ना ये सबसे ऊपर लेवल 1 का है। लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी और नीचे जो है ना वो टीचर वाला वैकेंसी चल रहा है। तो यहाँ पे बोलेगा कि आप कोई एक जोन का चुनाव कीजिए कि आप किस जोन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अपने घर से नियरेस्ट या जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन का आप चुनाव कीजिएगा और फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि यहाँ पे जो डाटा दिखाया जा रहा है ना ये आपके रजिस्ट्रेशन से लिया गया है, आप इसको कट कर दीजिएगा और कट करने के बाद आपको नीचे चलना है क्योंकि इन सब डिटेल्स में आपको कुछ भी फिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा। नीचे यहाँ पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि आप शादीशुदा है कि अविवाहित हैं, तो उसको आप अपने मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे रिलीजन बोला जाएगा तो आप रिलीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे मातृभाषा बोला जाएगा तो आप अपनी मातृभाषा को यहाँ पे बताइएगा। मातृभाषा बताने के बाद यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को देंगे वो चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परमानेंट विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको बताना है, यानी कि 2 मार्क आपको बताना है। यहाँ पे 1 में 1 और फिर यहाँ पे दूसरा मार्क बताना है। फिर यहाँ पे कम्युनिटी बोलेगा कि आप किस कैटेगरी से जो है ना बिलोंग करते हैं। मान लीजिए कि कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो जनरल सिलेक्ट करेगा। तो इस केस में आपको कोई भी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप जनरल छोड़ के कोई कैटेगरी चूज करेंगे, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एसटी या एससी, तो यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऊपर टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, यानी कि आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना है और फिर यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, यानी कि आपने अपना सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया है। मान लीजिए कि अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर से बनाए हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवाए हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। इशू अथॉरिटी बताने के बाद यहाँ पे इशू स्टेट का नाम बताइएगा कि आपका जो है ना सर्टिफिकेट किस राज्य से इशू किया गया है। ये बताने के बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, यानी कि वो किस डेट को जो है ना इशू किया गया है, ये बताइएगा। फिर नीचे आपको यहाँ पे पोस्टल एड्रेस बताना है। अगर हम पोस्टल एड्रेस की बात करें तो सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस में आपको अपनी राज्य का नाम सिलेक्ट करना है। राज्य के नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। फिर यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना है जैसे कि आपके आधार कार्ड में है और फिर नीचे यहाँ पे प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन, यानी कि जहाँ का एड्रेस आपने अभी फिल किया है उसमें का जो है ना कोई नियरेस्ट सिटी का नाम बताइए या मेजर सिटी का नाम बताइए और यहाँ पे पिन कोड बताइए और फिर यहाँ पे बगल में परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो नीचे यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको आप टिक कर दीजिएगा। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब आपके सामने यहाँ पे अदर डिटेल्स खुलेगा। अदर डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे और अपना डिफेंस सर्विस बताएंगे कि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स किसमें थे, रैंक बताएंगे, डेट ऑफ अटेस्टेशन बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू स्टिल डिफेंस सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स, उसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस बताएंगे। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं थे तो सिंपली यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं। अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे सब डिसेबिलिटी कैटेगरी बताएंगे, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूडीआईडी यहाँ पे अवेलेबल है तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इशू डेट बताएंगे। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है तो ये ऑप्शन यहाँ से नो कर देंगे, ये सब यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्राइब डिटेल्स बोल रहा है। कई लोग होते हैं कि वो आंख से अंधे होते हैं तो उनको जो है ना क्वेश्चन पढ़ के बताने वाला चाहिए। अगर इस टाइप के आप कैंडिडेट
कैंडिडेट्स हैं तो यस करेंगे और उसका यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव एस्क्राइब डिटेल्स उसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। अगर आपको इस चीज की जरूरत नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप जो है ना ईबीसी कैटेगरी से हैं। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आप सिंपली यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे जो है ना आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं है तो सिंपली आप ये वाला ऑप्शन यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवे की एम्प्लॉई हैं। अगर हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एनओसी के बारे में यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर से बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में है, ग्रुप सी में है कि ग्रुप डी में है। उसके बाद किस जगह पे आप वर्क करते हैं ये बताएंगे। फिर यहाँ पे जोन बताएंगे किस जोन में आप जॉब करते हैं। अगर आप रेलवे एम्प्लॉई नहीं है तो सिंपली ये ऑप्शन यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप करंट में कहीं काम करते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में तो इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर कोई काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल के ऊपर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि आर यू कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिसशिप, क्या आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। अगर किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद नेम ऑफ द ट्रेड बताएंगे कि आपने किस ट्रेड में जो है ना अप्रेंटिसशिप किया है। तो यहाँ से आप एनी डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग कब से आपका स्टार्ट हुआ है, उसके बाद कब तक ट्रेनिंग चला है। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपना अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे बताएंगे और फिर यहाँ पे आपको कितना मार्क आया है अपने अप्रेंटिसशिप में वो बताएंगे और फिर कितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो सिंपली आप यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद रेलवे का एक नियम है कि जैसे जो लोग फॉर्म भरते हैं और पेमेंट्स करते हैं उनको टायर 1 यानी कि पहला एग्जाम देने के बाद उनका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। पूरा पैसा तो रिफंड नहीं किया जाता है जनरल कैटेगरी में। अगर जनरल कैटेगरी वाले 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करते हैं तो उनको 400 रुपए रिटर्न किया जाता है। तो ये पैसा रिटर्न लेने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है और फिर यहाँ पे कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आईएफएससी कोड फिल करना है और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस बैंक का नाम और उसका एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर ये सही है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आपके सामने यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स खुल के आएगा। इसमें यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आईटीआई है, मैट्रिकुलेशन है और एनएससी है यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप। अगर आप मैट्रिकुलेशन आपने किया है तो आप यहाँ से सिंपली मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपनी राज्य का नाम चूज करना होगा कि आपने किस राज्य से पढ़ाई किया है, उस राज्य में किस जिले से किए हैं, आपके बोर्ड का नाम क्या है और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग बताना है कि आपका रिजल्ट किस डेट को आया है और फिर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर आपको बोर्ड रोल नंबर फिल करना होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे और मार्कशीट पे होगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी 10th के मार्कशीट का सीरियल नंबर फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे 10th का डिटेल्स ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से क्वालिफिकेशन में फिर अगर आप आईटीआई के डिटेल्स देना चाहें तो यहाँ पे आईटीआई सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप किए हैं तो अपने ट्रेड के बारे में बताइएगा तो यहाँ से एनी डिसिप्लिन चूज कीजिएगा। स्टेट के नाम बताइएगा किस स्टेट से आपने आईटीआई किया है। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट इशू बाई आपका एनसीवीटी से है कि एससीवीटी से है ये आप यहाँ से बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है कि स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है ये आपको यहाँ पे बताना है। ये सब बताने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा और एक सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर हम फोटो और सिग्नेचर की बात करें तो बताया गया है यहाँ पे देखिएगा सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो, जिसमें बताया गया है कि अगर आपका सर कटा हुआ है, साइड से कटा हुआ है, चश्मा पहने हैं, आपके सर के ऊपर बाल है या बैकग्राउंड अगर व्हाइट कलर का नहीं है या ब्लर है फोटो या सिर के ऊपर चश्मा है या साइड से ब्लर है या टोपी पहने हुए हैं तो इस टाइप का फोटो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। आपको इस टाइप का ही फोटो अपलोड करना है जो कि पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो बताया गया है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और 320 पिक्सल इसका हाइट होना चाहिए और 240 पिक्सल इसका जो है ना वो विड्थ होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना
होना चाहिए। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो बताया गया है कि सादे कागज पे आपको ब्लैक या ब्लू इंक से सिग्नेचर करना है और वही सिग्नेचर आपको जितना एरिया में आप सिग्नेचर करेंगे उसी एरिया को क्रॉप करके अपलोड करेंगे। और बोला गया है कि 140 पिक्सल विड्थ और 60 पिक्सल हाइट होना चाहिए। 30 केबी से 50 केबी के बीच में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसको आप अपने मुताबिक केबी को एडजस्ट करके अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जोन का नाम दिखाएगा और उस जोन में जितना पोस्ट पे वैकेंसी है उन सब का पोस्ट का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसमें से आपको चूज करना है कि आप पहले नंबर पे किस पोस्ट को देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो है ना ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में असिस्टेंट S&T डिपार्टमेंट को सबसे पहले नंबर पे देना चाहते हैं तो इसको हम 1 नंबर पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे ECR असिस्टेंट ब्रिज को हम दूसरे नंबर पे देना चाहेंगे तो इसको हम 2 नंबर पे देंगे। इस टाइप से हमको देना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें सबसे नीचे यहाँ पे कैटेगरी 14 में ट्रैकमैन की वैकेंसी है। अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रैकमैन पोस्ट को अपने मतलब पोस्ट प्रेफरेंस में दें ही ना तो इस टाइप से हम सबको ऐड कर देंगे और एक ट्रैकमैन को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अगर कोई मतलब गलत ऑर्डर में ऐड हो जाता है तो उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इस टाइप से पोस्ट प्रेफरेंस को ऐड करने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होगा। इस डिक्लेरेशन बॉक्स को आप टिक कर दीजिएगा और फिर नीचे आइएगा। नीचे यहाँ पे 2 डिक्लेरेशन बॉक्स होगा, दोनों को आप बारी बारी से टिक कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे प्लेस में आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा और फिर यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही हम प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। इसमें बोल रहा है यू हैव नॉट एक्सरसाइज पोस्ट प्रेफरेंस, यानी कि इसमें से एक पोस्ट को हमने छोड़ दिया है ट्रैकमैन को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको नो कर देंगे। अब जैसे ही हम इसको नो करेंगे ना तो उस पोस्ट को हम छोड़ ही देंगे, यानी कि उस पोस्ट को हम अपने फॉर्म में डालेंगे ही नहीं और इस टाइप से आ जाता है। अगर आप जैसे पूरा पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप में ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा और इस टाइप से आपको यहाँ पे क्या है ना कि डिक्लेरेशन को टिक कर देना है और टिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि क्या आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा और मुझे एप्लीकेशन फी पे करना है 500 रुपीज का, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है। हम यहाँ पे पे विथ SBI ई-पे के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे पैसा पेमेंट्स करने का मेथड आएगा जिसमें से हम UPI को चुनेंगे और फिर यहाँ पे UPI QR के ऊपर क्लिक करेंगे और पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक UPI QR कोड जनरेट हो गया आएगा। इस QR कोड को हम अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से स्कैन करेंगे और फिर पैसा को हम पे करेंगे। पैसा पे करने के बाद यहाँ पे पेज रिफ्रेश होगा और इस टाइप से पेमेंट सक्सेसफुल का इंटरफेस आएगा। आपको सबसे नीचे आना है और नीचे में यहाँ पे प्रिंट का एक बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और अपने पेमेंट स्लिप को जो है ना अपने ड्राइव में सेव रख लीजिएगा ताकि जब इसका जरूरत लगे तो आप इसका यूज कर पाए। और फिर यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में आ जाएंगे। एप्लीकेशन हिस्ट्री में यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया जाएगा और इस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपने जितना भी फॉर्म भरा होगा उन सबको यहाँ से बारी बारी से दिखाया जाएगा। तो अभी लेटेस्ट में हमने लेवल 1 का यानी कि ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। इसका पेमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है और यहाँ पे जो है ना व्यू एप्लीकेशन के सामने एक आंख का साइन बना होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो है ना एप्लीकेशन का मतलब PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।